हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कंपनसेटेड एंड अनकम्पनसेटेड एबीजी। ये आपके सामने एक एबीजी दी गई है। इसे देख के फाइंड आउट करना है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन है। इस एबीजी के कुछ पैरामीटर के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद इसमें एक SO2 का कंपोनेंट रह गया। ये SO2 जो है ये हमें बताता है कि पेशेंट का जो हमने एबीजी लिया है वो सही है या नहीं। मीन्स उसमें वेनस सैंपल तो मिक्स नहीं हो गया है, इससे ये पता लगता है। अगर इसमें जो हम SpO2 चेक करते हैं पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर से, अगर उसके अंदर की वैल्यू उसमें की वैल्यू अगर 98 आ रही है जिस समय हम सैंपल लिए, और जो हम एबीजी करा उसके अंदर जो वैल्यू लिखी है एबीजी करने के बाद उसकी वैल्यू 80 आ रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू में डिफरेंस है, ये और ये सेम नहीं है। इसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये सैंपल जो है मिक्स सैंपल है। ये एक मिक्स सैंपल है, यानी कि इसके अंदर वेनस सैंपल की मिक्सिंग हो चुकी है, या फिर ये एक वेनस सैंपल है। तो इससे पता लग जाता है ये सैंपल सही है या नहीं। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी दी रहती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हेमाटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन। इसके बाद हम पेशेंट के ये एबीजी दी गई है, इसको देख के फाइंड आउट करना है कौन सी कंडीशन है। इसके लिए सबसे पहले वैसे ही डायग्राम बना लेंगे। इधर एसिड वाला, इधर नॉर्मल वैल्यू, इधर एल्कलोसिस। यहाँ pH कम है तो यानी एसिड है, तो एसिड वाले में pH लिख देंगे। इसके बाद CO2 बढ़ा हुआ है तो ये एसिडोसिस कोज कराता है, ये एक रेस्पिरेटरी पैरामीटर है, तो यहाँ CO2 लिख देंगे। इसके बाद SCO3 ये बढ़ा हुआ है, ये एल्कलोसिस कोज कराता है, तो ये SCO3 एल्कलोसिस वाले में लिख देंगे। अब यहाँ इधर pH है, इधर CO2 एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके बाद ये और फाइंड आउट करना है ये रेस्पिरेटरी अनकम्पनसेटेड है या फिर कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसके लिए हम CO2 चेक करेंगे। अगर बॉडी के अंदर CO2 बढ़ती है, अगर CO2 ब्लड के अंदर CO2 बढ़ती है, इसकी वजह से pH ड्रॉप होता है, यहाँ pH ड्रॉप होता है। pH अगर ड्रॉप होगा, नॉर्मल रेंज से कम जाएगा, तो वजह से डिसइक्विलिब्रियम होगा। इस कंडीशन में बॉडी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि बॉडी के अंदर अगर pH कम या ज़्यादा हो जाता है तो इसके रेस्पॉन्स में CO2 अगर बढ़ा हुआ है तो इसके रेस्पॉन्स में SCO3 भी बढ़ जाएगा, SCO3 भी बढ़ जाता है, SCO3 भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये pH को नॉर्मल कर देता है। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का एक और एग्जाम्पल है, अगर बॉडी के अंदर CO2 लेवल बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है ब्लड के अंदर, तो इस रेस्पॉन्स में हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि यहाँ CO2 तो बढ़ा है हमारा, CO2 बढ़ने की वजह से डिसइक्विलिब्रियम हुआ, जिस वजह से pH हमारा ड्रॉप हुआ। pH ड्रॉप होने की वजह से SCO3 बढ़ जाता है। SCO3 बढ़ा तो है मगर वो pH को नॉर्मल नहीं लेके आ पाया। अगर pH नॉर्मल रेंज में आ जाता तो ये कंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाता। मगर यहाँ क्या हुआ है, ये वैल्यू तो बढ़ी है, SCO3 तो बढ़ा है, पर pH नॉर्मल लेके नहीं आ पाया ये। इस वजह से ये एक पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसके बाद कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। अनकम्पनसेटेड
कंडीशन में पीएच नॉर्मल नहीं होता है। कंपनसेटेड में पीएच जो है ना हमारा नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अनकम्पनसेटेड की कंडीशन में CO2 अगर बढ़ता है या कम होता है, इसका इफेक्ट हमें SiO3 पे नहीं देखने को मिलता है, यानी कि वो जो उसकी नॉर्मल रेंज है यानी 22 से 27 के बीच में, उससे ना ये ज़्यादा होगा या ना ही ये कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी के अंदर CO2 बढ़ता है, CO2 अगर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पीएच ड्रॉप होगा, पीएच ड्रॉप होता है। इसके रेस्पॉन्स में कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसके रेस्पॉन्स में SiO3 भी बढ़ जाता है, SiO3 बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ये इसको काउंटर करेगा और पीएच को नॉर्मल करने के लिए कोशिश करेगा। अगर यहाँ पीएच नॉर्मल हो जाता है तो ये फुल्ली कंपनसेटेड होगा। अगर पीएच नॉर्मल नहीं हुआ है तो ये पार्शली कंपनसेटेड होगा। और कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ यानी कि इसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज में, ये नॉर्मल रेंज में है CO3, और CO2 बढ़ा या घटा है तो ये एक अनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म होगा, अनकम्पनसेटेड रहेगा। अब इधर देख लेते हैं। पार्शली कंपनसेटेड में पीएच नॉर्मल नहीं आ पाता है। जो इसकी नॉर्मल पीएच की रेंज होती है 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल रेंज में नहीं आ पाता है, जबकि फुली कंपनसेटेड में ये नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना, ये हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये आपके सामने एक पेशेंट की EBG दी रखी है, इसको देख के फाइंड आउट करना है ये कौन सी कंडीशन है। यहाँ सबसे पहले देखना है पीएच नॉर्मल रेंज में है, पर कुछ तो कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, कुछ तो कंडीशन बनानी होगी। जैसे अगर इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है, इसको 7.40 रख लेते हैं। अगर ये इससे ज़्यादा जाएगा तो ये एल्कलोसिस बोलेंगे इसको, अगर ये इससे कम जाएगा तो ये एसिडोसिस होगा। तो ये क्या है, कम है, तो यहाँ हो गया एसिडोसिस। ये नॉर्मल है पर इसको एसिडोसिस हम एसिड की कंडीशन में ही हम इसको रखेंगे अभी। इसके लिए फिर से ही वही मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले पीएच, ये यहाँ एसिड लिख देंगे, या नॉर्मल या एल्कलोसिस। तो पीएच हमारा है नॉर्मल मगर ये एसिड की तरफ शिफ्ट है, यानी कि 7.40 से कम है, तो यहाँ लिख देंगे पीएच। PCO2 बढ़ा हुआ है, ये भी एक रेस्पिरेटरी पैरामीटर है और ये एसिडोसिस कॉज कराता है, तो यहाँ लिख देंगे CO2। इसके बाद SiO3 ये बढ़ा हुआ है, ये एल्कलोसिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसको एल्कलोसिस वाले कॉलम में लिख देंगे SiO3। अब यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि एसिड की कंडीशन, पीएच एसिड में है और CO2 एसिडोसिस में है, और CO2 एक रेस्पिरेटरी पैरामीटर है, तो यहाँ से ये पता चल गया है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। पर इसके बाद ये देखना है कि फुल्ली कंपनसेटेड है या पार्शियली कंपनसेटेड या अनकम्पनसेटेड है। ये पीएच हमारा नॉर्मल है तो इसका मतलब है फुल्ली कंपनसेटेड है, फुल्ली है। इसके रेस्पॉन्स में जब हमारा CO2 बढ़ा, इसके रेस्पॉन्स में SiO3 भी बढ़ा, यानी कि बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हुआ इसके रेस्पॉन्स में, काउंटर करने के लिए, ABG को नॉर्मल करने के लिए। तो इसीलिए ये क्या है, एक फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये क्या है, एक फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फॉर एग्जांपल अगर ये 7.33 होता, अगर 7.33 होता इसकी जगह, तो ये क्या होता है, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ये तो इंक्रीज हुआ है इसके रेस्पॉन्स में, नॉर्मल से बढ़ा है, पर
पीएच नॉर्मल नहीं आ पाया। अगर पीएच नॉर्मल आया था तो फुली कंपनसेटेड, और पीएच नॉर्मल नहीं आया तो ये पार्शली कंपनसेटेड होता है। तो ये क्या कंडीशन है हमारी, पार्शली, ये फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बाद इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है, फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके बाद नेक्स्ट, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, इधर एसिड, इधर नॉर्मल, इधर एल्कलोसिस। सबसे पहले पीएच हमारा नॉर्मल रेंज में है, पर ये 7.40 से ज़्यादा है, तो यानी कि इसका मतलब है ये एल्कलोसिस कोज करा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे पीएच। इसके बाद CO2 हमारी बढ़ी हुई है, अगर CO2 बढ़ता है तो एसिडोसिस कोज कराता है, तो इसको एसिड वाले कॉलम में लिख देंगे CO2। इसके बाद SCO3 ये भी बढ़ा हुआ है, अगर ये बढ़ता है तो एल्कलोसिस कोज कराता है, तो एल्कलोसिस वाले में लिख देंगे। तो यहाँ पीएच और SCO3 एल्कलोसिस वाले में आ रहा है। SCO3 एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब इसके बाद देखना है ये मेटाबॉलिक फुल्ली कंपनसेटेड है या पार्शियली कंपनसेटेड है। इसके लिए सबसे पहले SCO3 बढ़ा है, इसके रेस्पॉन्स में PCO2 भी बढ़ा है, और ये ये पीएच को नॉर्मल रेंज में लेके आ गया है, तो इसका मतलब है ये फुल्ली कंपनसेटेड है। अगर ये पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं आता तो पार्शियली कंपनसेटेड, और ये नॉर्मल रेंज में आ गया है तो ये फुल्ली कंपनसेटेड। तो यहाँ लिखेंगे फुल्ली कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके लिए भी सेम, एसिड, नॉर्मल, एल्कलोसिस। पीएच ये ड्रॉप है, कम है पीएच, तो ये एसिडोसिस कोज कराता है, तो यहाँ लिख देंगे पीएच। इसके बाद ये बढ़ा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा CO2। इसके बाद SCO3, ये नॉर्मल रेंज में है, तो SCO3 इधर लिख देंगे, SCO3। यहाँ पीएच, यहाँ CO2, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसके बाद ये देखना है कि पार्शली कंपनसेटेड है, फुल्ली कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। यहाँ पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो यानी कि या तो पार्शली या अनकंपनसेटेड है, यहाँ से ये पता चल गया है। इसके बाद SCO3 ये नॉर्मल रेंज में है, तो यानी कि बिल्कुल भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, तो ये क्या है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके बाद नेक्स्ट, पीएच कम है तो एसिड, नॉर्मल, एल्कलोसिस। पीएच कम है तो एसिड, पीएच। इसके बाद CO2 कम है, CO2 कम होता है तो एल्कलोसिस कोज कराता है, तो ये CO2। इसके बाद SCO3 ये कम होता है तो एसिडोसिस, तो SCO3। पीएच और SCO3 एक में है, तो ये हो गया ये हो गया एसिडोसिस की कंडीशन, एसिडोसिस। ये हो गया मेटाबॉलिक, क्योंकि ये यहाँ SCO3 है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
यहाँ pH कम है और यहाँ SCO3 कम होने की वजह से ये क्या है, एसिडोसिस कॉज कराता है। इसके रेस्पॉन्स में यहाँ CO2 भी कम हुआ है। अगर CO2 कम होता है तो ये एल्कलोसिस कॉज कराता है। तो ये इसकी वजह से वैल्यू तो चेंज हुई है, CO2 तो कम हुआ है, पर ये नॉर्मल रेंज में नहीं ला पाया। तो यानी कि इसने एफर्ट तो किया है पर फुल्ली एफर्ट नहीं हो पाए। तो ये क्या हो गया, पार्शली कंपनसेटेड। पार्शली, अगर नॉर्मल रेंज में आया था तो फुल्ली, पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन है। अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख के फाइंड आउट करना क्या कंडीशन है। 4 ऑप्शन आपके पास है और इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले pH 7.51, ये बढ़ा हुआ pH है, इंक्रीज pH है, तो यानी कि एल्कलोसिस की कंडीशन होती है। PCO2 नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल इसकी वैल्यू है, और SCO3 ये भी इंक्रीज़ है। तो अगर SCO3 बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज कंडीशन में होता है, तो ये एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, मेटाबॉलिक पैरामीटर है। तो इसका मतलब है ये pH भी बढ़ा हुआ है, ये एल्कलोसिस, और ये मेटाबॉलिक है, तो ये कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और यहाँ पर PCO2 में कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि 35 to 45 के रेंज में ही है, तो इसीलिए ये एक अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ये एक अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। इस बी इसका राइट आंसर है, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में pH 7.33, ये 7.35 से कम है तो एसिडोसिस। PCO2 29 है, कम है तो एल्कलोसिस। SCO3 16 है तो एसिडोसिस। और SCO3 एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, यहाँ ये एसिडोसिस है और pH भी एसिडोसिस है, तो ये क्या कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और यहाँ इसमें एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है कि ये पार्शली है, फुल्ली कंपनसेटेड है। इसमें pH जो है नॉर्मल रेंज में नहीं आया, नॉर्मल रेंज में नहीं आया, और यहाँ PCO2 कम हुआ है। अगर नॉर्मल रेंज में होता तो ये अनकम्पनसेटेड होता, और ये नॉर्मल रेंज से बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि ये पार्शली या फिर फुली कंपनसेटेड है। तो इसका कंडीशन को हम देखेंगे, ये नॉर्मल pH नॉर्मल रेंज में नहीं आया, तो ये क्या है, पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डी आंसर है, पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। pH 7.12 एसिडोसिस। PCO2 60 रेस्पिरेटरी पैरामीटर है, इंक्रीज है, एसिडोसिस। SCO3 29 है, नॉर्मल से ज़्यादा, एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, एल्कलोसिस। तो यहाँ ये PCO2 और pH दोनों एसिडोसिस ही कॉज करा रहे हैं, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और यहाँ SCO3 बढ़ा है, नॉर्मल से इंक्रीज हुआ है, मगर इसकी वजह से pH नॉर्मल रेंज में नहीं आ पाया, तो इसीलिए ये एक पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ pH 7.48 है, नॉर्मल से इंक्रीज है, तो ये एल्कलोसिस। PCO2 कम है, 30 है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, ये भी एल्कलोसिस। दो एल्कलोसिस हो गए, तो यहाँ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंफर्म हो गया है। इसके बाद SCO3 नॉर्मल रेंज में है, ना ये कम हुआ है ना ये ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब है क्या है, ये अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ pH 7.62 है, बढ़ा हुआ इंक्रीज है। ये एक एल्क्लोसिस। PCO2 47 है, एसिडोसिस कोस कराता है, रेस्पिरेटरी पैरामीटर है। SCO3 30 इंक्रीज है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, मेटाबॉलिक पैरामीटर है। तो यहाँ SCO3 और pH दोनों ही एल्क्लोसिस कोस करा रहे हैं, तो इसीलिए एक मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस है। पर यहाँ pH नॉर्मल रेंज में नहीं है और यहाँ PCO2 इंक्रीज हुआ है pH को मैनेज करने के लिए, नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, मगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं है। तो ये क्या है? पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस, पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ pH 7.30 एसिडोसिस कोस कराता है। PCO2 59 है, ये भी एसिड है, रेस्पिरेटरी पैरामीटर है, यहाँ एसिड यहाँ एसिड, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और SCO3 इंक्रीज हुआ है नॉर्मल रेंज में लाने के लिए pH को, और ये एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, मेटाबॉलिक पैरामीटर है। तो ये क्या हो गया? पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके बाद यहाँ pH है 7.40 नॉर्मल रेंज में है, PCO2 40 है, 35 to 45 नॉर्मल रेंज में है, SCO3 22 to 27 नॉर्मल रेंज में है। तो ये क्या है? एक नॉर्मल वैल्यू है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।